जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम में पॉजिटिव वर्क डन होगा तो ऑब्जेक्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी। अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर 5 और आज हम देखेंगे चैप्टर 5 के रिमेनिंग सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज ऑन पेज नंबर 114। कहा जा रहा है हाउ डज एस्केप वेलोसिटी रिलेट टू द काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एस्केप वेलोसिटी किस तरह से काइनेटिक एनर्जी और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करती है, हमें ये बात बतानी है। तो पहले एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि लेट सपोज कि यहाँ हमारे पास अर्थ है और इसके ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड मींस कि ये ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकता है। लेट सपोज कि ग्रेविटेशनल फील्ड इस खास रीजन में है, मींस यहां से अगर हम बाहर चले गए तो ग्रेविटी एक्ट करना बंद हो जाएगी। हमने किया ये कि एक ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका और इतनी वेलोसिटी से फेंका कि ऑब्जेक्ट इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया। तो जो इनिशियली हमने इसको वेलोसिटी प्रोवाइड की होगी वो वेलोसिटी कहलाएगी एस्केप वेलोसिटी। मींस एस्केप वेलोसिटी क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाने के लिए इनिशियली जो वेलोसिटी प्रोवाइड की जाएगी वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी होती है। तो हमारे पास क्या होता है कि हम ये करते हैं ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा वेलोसिटी देते हैं। ऑलमोस्ट दो तरीके होते हैं, या तो टेंजेंशियली ऐसे फेंक दिया जाए या तो ऐसे अपवर्ड फेंका जाए ऑब्जेक्ट को। दो तरीके होते हैं एस्केप वेलोसिटी को इजीली लाने के। तो हमारे पास हमें बताने की एस्केप वेलोसिटी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से कैसे रिलेट कर रही है। तो आपको इसको देखना होगा कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियली हमने ऑब्जेक्ट को बहुत हाई वेलोसिटी से लेट सपोज फेंका, अपवर्ड देख लेते, ऐसे फेंका ऊपर की तरफ। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हमने बहुत हाई वेलोसिटी प्रोवाइड की तो ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन कितनी देनी पड़ेगी? अच्छा, वो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। अब ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अगेन लेट सपोज यहाँ हमारे पास ये अर्थ है और ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड, और एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ सरफेस ऑफ अर्थ पे अगेन पड़ा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के हम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले आए तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन एक ऑब्जेक्ट पर करना पड़े हमें किस चीज में कि ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर से बाहर आ जाए, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन कहलाता है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए दोनों को रिलेट करें, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को बहुत हाई वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करने का मतलब है ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले आएगी। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वो अमाउंट ऑफ वर्क डन एक ऑब्जेक्ट पर किया जाए जिससे ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ जाए, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन कहलाता है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप देखिए दोनों केस में ऑब्जेक्ट बाहर आ रहा है। हमने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड की, अब दोनों को मिला रहे हैं हम। लेट्स सपोज यहाँ एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मैंने उसको बहुत जोर से फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ गई मींस ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी आ गई, और काइनेटिक एनर्जी आ गई तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ऑब्जेक्ट मूव करेगा इसका मतलब ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है? वर्क डन। दोबारा से समझे, मैंने एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ऑब्जेक्ट पर वर्क डन होगा। इसका मतलब जब हमने यहाँ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत हाई वेलोसिटी प्रोवाइड की तो एक्चुअली हम ऑब्जेक्ट पर वर्क डन कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी के थ्रू हम वर्क डन करवा रहे हैं। कितना वर्क डन करवा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट फील्ड से बाहर चला जाए, और जब फील्ड से वो बाहर चला जाएगा तो जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करेंगे वो बराबर होनी चाहिए एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियली वेलोसिटी प्रोवाइड की मींस काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, वो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? ऑब्जेक्ट को फील्ड से बाहर ले आएगी,
और जब एक ऑब्जेक्ट फील्ड से बाहर आ जाए तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी ही करवा रही है, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन कहलाता है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमें वर्क डन करवाना है कि ऑब्जेक्ट फील्ड से बाहर आ जाए, और ऑब्जेक्ट फील्ड से बाहर आएगा कैसे? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करके। जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होगी वो ऑब्जेक्ट में एक्चुअली वर्क डन ही होगा, तो वो वर्क डन बराबर होगा बॉडी की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। तो अब मैं आपको इसको, ये तो मैंने कॉन्सेप्चुअली बताया है, मैं अब ये बात आपको थ्योरेटिकली बताता हूँ कि लेट सपोज हमारे पास होता ये है कि हमने सरफेस ऑफ अर्थ ली कुछ ऐसे, अगेन वही चीज, हमने अर्थ को सपोज किया, यहां से एक ऑब्जेक्ट को हमने फेंका इंफिनिटी डिस्टेंस पे। इंफिनिटी डिस्टेंस में क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत दूर जाके जीरो होगी, तो उस डिस्टेंस को हम इंफिनिटी डिस्टेंस बोलते हैं। भाई ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इंफिनिटी बोलते हैं हम, यानी कि बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड की इनिशियली। अच्छा, और ऑब्जेक्ट कहाँ है? सरफेस ऑफ अर्थ पे, और यहाँ आके ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ गया। हमारे पास ऑब्जेक्ट में जब भी पोटेंशियल एनर्जी आती है तो वो कब आती है? जब एक ऑब्जेक्ट फील्ड के अगेंस्ट मूव करता है। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, मैं इस मार्कर को उठा के ऊपर की तरफ लेके जाता हूं यहाँ पे, तो मैंने वर्क डन करवाया है ऑब्जेक्ट पे जब ऑब्जेक्ट ऊपर आया, और वो वर्क डन ऑब्जेक्ट के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट पे वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड मूव करवा रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड लग रही है, मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव करवा रहा हूँ, तो फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन होता है तो ऑब्जेक्ट में एनर्जी आ जाती है, और वो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब सपोज करें एक थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं, जीरो हो गई, तो क्या मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव करवाऊंगा तो क्या इसमें कोई एनर्जी आएगी? नहीं आएगी। दो वजह हैं, एक तो ये कि जब ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो गई तो हम ऑब्जेक्ट पे वर्क डन नहीं करवा सकते। मैं ऑब्जेक्ट पर जब अपवर्ड फोर्स लगाऊंगा तो मैं ऑब्जेक्ट पर वर्क डन नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फोर्स लगानी ही नहीं पड़ेगी ऊपर लाने के लिए ऑब्जेक्ट को। मैं फोर्स तो तब लगाऊंगा ना जब इसको एक फोर्स नीचे खींच रही हो, मैं उसके अगेंस्ट फोर्स लगाऊं। तो क्या होगा कि जब कभी फील्ड ना हो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है ऑब्जेक्ट की, और अगर ऑब्जेक्ट यहां से मूव करके फील्ड से बाहर आ गया जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। सेकेंडली, दूसरी बात, एक ऑब्जेक्ट को हमने इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड की है कि बस वो फील्ड से बाहर आ जाए। जैसे सपोज करें ये मार्कर है, इसको मैं ऐसे ऊपर फेंकता हूँ, ऑब्जेक्ट ऊपर, ये मार्कर ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे आके इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर ये वापसी नीचे आएगा। सही। अब सपोज करें कि ये मार्कर की एग्जांपल लेता हूँ, सिर्फ मैंने इसको इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड की है कि ये यहाँ आ जाए, फील्ड से बाहर आ जाए इस जगह पे। इनिशियली इसकी वेलोसिटी बहुत तेज होगी, करते करते स्लो होते 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 यहाँ आके जीरो हो जाएगी जैसे ये फील्ड से बाहर जाएगा, क्योंकि हमने इसको सिर्फ इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड की है कि फील्ड से बाहर जाए, बहुत ज्यादा दूर ना जाए। क्यों? हमें इसके वेलोसिटी मिनिमम चाहिए, कम से कम कितनी प्रोवाइड करनी चाहिए? तो अगर यहाँ आके वेलोसिटी जीरो हो गई तो इट मींस के आउटसाइड द फील्ड काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका, यहाँ ऑब्जेक्ट आया, वेलोसिटी जीरो हुई, वेलोसिटी जीरो हुई तो मींस काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और और कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, जिसे हम इनिशियल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये फाइनल। नाउ हम यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल, जो कि आपने इसकी अगर डेरिवेशन की हुई है तो आपने उसे यूज किया होगा। हम लिखते हैं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें प्रिंसिपल ये बताता है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। कुछ इस तरह से कि मैकेनिकल एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की इनिशियली होगी वही मैकेनिकल एनर्जी ऑब्जेक्ट की फाइनल होगी, और मैकेनिकल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के।
तो मैं उस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी को के ई प्लस पी से रिप्लेस कर सकता हूं। यहां पे कुछ ऐसे के के ई इनिशियल प्लस पीई इनिशियल बराबर होगी के ई फाइनल प्लस पीई फाइनल। ऐसा ही होगा, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल को भी ओपन कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल को भी ओपन कर दिया। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv² प्लस इनिशियल एब्सोल्यूट, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, तो हमारे पास ये आ जाती है, इसका फॉर्मूला होता था माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। इसमें जी क्या है, जी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम अर्थ का मास, स्मॉल एम इस ऑब्जेक्ट का मास, और आर सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस आर होता है। और इस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, तो ये तो जीरो हो गए। इसको हम लिखते हैं हाफ mv² माइनस प्लस माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू जीरो। नाउ अगर हम इस वैल्यू को जो माइनस में इस तरफ लाएंगे प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ mv² इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। तो अगर आप देखें ये वही बात नहीं आ गई, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एस्केप वेलोसिटी को हासिल करने के लिए जो ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी वो बराबर होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। जो मैंने आपको पहले थ्योरेटिकली बात बताई, सॉरी पहले मैंने आपको प्रैक्टिकली बात समझाई थी, वो थ्योरेटिकली भी आ गई कि जब भी ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है तो ऑब्जेक्ट को जो हम वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे उससे ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो काइनेटिक एनर्जी बराबर होनी चाहिए बॉडी की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। तो आई होप आपको थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है लेकिन समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा जा रहा है हाउ डज इंक्रीजिंग पावर अफेक्ट द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म। कहा जा रहा है कि अगर पावर बढ़ रही है, पावर अगर बढ़ रही है तो वर्क डन पे क्या फर्क आएगा और एनर्जी ट्रांसफर पे क्या फर्क आएगा। इसको देखते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, यहीं पे देख लेते हैं, क्वेश्चन 2 है इसका। सबसे पहले पावर होती क्या थी, पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर की डेफिनेशन क्या थी। पावर की आपने सबसे आसान डेफिनेशन पढ़ी है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर का जो सबसे आसान फॉर्मूला था वो क्या था, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट का वर्ड जब भी आता है इसका मतलब डिनोमिनेटर में टाइम आ गया। जैसे आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यही पढ़ा है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। सेम पावर के लिए रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये आपके पास पावर का फॉर्मूला है जो है P इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। पावर का एक और फॉर्मूला भी होता है और उसे हम बोलते हैं कि पावर बराबर होती है एनर्जी ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड पावर या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पहले दोनों डेफिनेशंस को समझ लें फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। सपोज करें एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैंने ऐसे फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट मूव कर गया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ ना कुछ वर्क डन कवर होगा। तो अगर हम उन्हें डिवाइड कर दें तो हमारे पास पावर आ जाएगी। अब क्या हुआ, मैंने वही ऑब्जेक्ट पे फोर्स ज्यादा जोर से लगाई, अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वर्क डन ज्यादा कवर होगा, तो इसका मतलब अब मेरी पावर क्या है, बढ़ गई, जो पावर अप्लाई की गई वो ज्यादा हो गई। नाउ सेम यही चीज, ऑब्जेक्ट है, मैंने उस पर फोर्स लगाई मींस मैं वर्क डन करवा रहा हूँ ऑब्जेक्ट पे, तो मेरी एनर्जी यूज हुई, वो एनर्जी कहाँ गई, एनर्जी डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकती ना क्रिएट हो सकती है, वो एनर्जी एक्चुअली उस जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर ट्रांसफर हो गई। मैंने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जो मैं वर्क डन करवा रहा हूँ, ड्यूरिंग वर्क डन मेरी एनर्जी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हुई तभी तो ऑब्जेक्ट मूव हुआ। तो पावर वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम भी है, एनर्जी ट्रांसफर डिवाइडेड बाय टाइम भी है, दोनों के मीनिंग एक ही है। ऑब्जेक्ट पर जब मैं वर्क डन करवा रहा हूँ तो एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर ही कर रहा हूँ और विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही कर रहा हूँ। तो पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर
और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड पावर। नाउ कहा गया है क्वेश्चन में कि अगर पावर बढ़ रही है तो रेट ऑफ डूइंग वर्क या एनर्जी ट्रांसफर पर क्या फर्क आएगा। लेट सपोज ऑब्जेक्ट पे अगेन वही एग्जांपल लेते हैं, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट मूव कर गया, पावर बढ़ानी है, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पर ज्यादा जोर से फोर्स लगाएंगे, ज्यादा वर्क डन होगा। तो अगर पावर बढ़ रही है इसका मतलब क्या चीज बढ़ जाएगी, पावर बढ़ेगी तो वर्क डन बढ़ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और पावर बढ़ेगी तो एनर्जी ट्रांसफर भी बढ़ेगा। अगर आप देखें टाइम को अगर मैं एक कांस्टेंट बना दूं तो मैं ये बात लिख सकता हूँ कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन होगा, कि अगर पावर बढ़ेगी तो वर्क डन भी बढ़ जाएगा, या वर्क डन बढ़ाएंगे तो पावर बढ़ जाएगी। इसको समझें, ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर पावर बढ़ाई हमने, वर्क डन ज्यादा होगा, इसका मतलब इंक्रीजिंग पावर का मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वर्क डन बढ़ जाएगा या विद रिस्पेक्ट टू टाइम एनर्जी ट्रांसफर बढ़ जाएगा। तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं था, आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेज नंबर 115 पे है, कहा जा रहा है एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क कंट्रीब्यूट टू चेंजेस इन एन ऑब्जेक्ट्स एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। चाहिए थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा लॉजिकल है। पहले आपको समझना होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। हमारा पेज नंबर है 115 और इस पे क्वेश्चन नंबर है 1। तो कहा यह गया है कि पहले वर्क एनर्जी थ्योरम समझते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दी, ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई तो ऑब्जेक्ट पे वर्क डन हो गया, ऑब्जेक्ट मूव हुआ, जब भी कोई चीज मूव करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। इसको ऐसे समझे, ये सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट था, इस पे फोर्स लगाई, ये मूव होना शुरू हो गया इसी डायरेक्शन में, इसका मतलब ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई है, और वेलोसिटी आ गई तो ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, हाफ mv²। ऐसा ही होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम या काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कहता है कि जब हम ऑब्जेक्ट पर वर्क डन करवाएंगे तो वो वर्क डन बराबर होगा ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के। कैसे, इनिशियली लेट सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 0, बाद में कुछ ना कुछ हो गई, तो मैंने जो वर्क डन करवाया वो वर्क डन सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट की एनर्जी में, ऑब्जेक्ट में चली गई एनर्जी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में गई, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो वर्क डन कैसे आएगा, वर्क डन आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो यहां होगी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हॉरिजॉन्टली होगा तो उसका वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे थ्रू अ फॉर्मूला विच इज वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर हॉरिजॉन्टली वर्क डन करवाया जाएगा तो वर्क डन बराबर होगा ऑब्जेक्ट की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। कहा यह गया है कि पॉजिटिव वर्क होगा, एक बार क्वेश्चन को फिर रीड कर लेते हैं। इज द वर्क एनर्जी थ्योरी, नहीं सॉरी, एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क कंट्रीब्यूट टू चेंज इन एन ऑब्जेक्ट्स एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। कि अगर ऑब्जेक्ट पर एक बार पॉजिटिव वर्क करवाया जाता है, एक बार नेगेटिव वर्क करवाया जाता है, तो जो ऑब्जेक्ट की एनर्जी चेंज होगी वो किस तरह से होगी। मींस ऑब्जेक्ट की फाइनल एनर्जी इनिशियल से ज्यादा होगी या ऑब्जेक्ट की फाइनल एनर्जी इनिशियल से कम होगी, हमें ये बताना है। तो इसको हम करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा कि लेट सपोज पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क क्या होते हैं। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो थीटा होगा, एंगल बन रहा होगा, वो कुछ ऐसे होना चाहिए कि 0 से बड़ा हो थीटा और लेस देन 90 डिग्री हो। 0 भी हो सकता है। जैसे सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लगी कुछ ऐसे, या यहां बनाए थे ऐसे फोर्स लगी इस पे, और डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया ऐसे। यहाँ एंगल जो बन रहा है वो 90 से कम है और 0 से ज्यादा है, तो जो वर्क डन होगा वो एक पॉजिटिव वर्क होगा। सिमिलरली नेगेटिव वर्क की कंडीशन ये होती है
कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बनेगा वो थीटा ग्रेटर होना चाहिए 90 से और लेस देन इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 180 हो या 180 से कम हो और 90 से ज्यादा हो तो नेगेटिव वर्क होगा। मींस 90 ना हो, 91 92 से 180 तक। और पॉजिटिव के लिए 0 हो, 0 से बड़ा जितनी भी वैल्यू आएंगी वो, लेकिन 90 से कम हो। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं पॉजिटिव वर्क की। हम जो एंगल्स यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेंगे, पॉजिटिव वर्क के लिए थीटा हम 0 डिग्री लेंगे और नेगेटिव वर्क के लिए थीटा हम 180 डिग्री लेंगे। पहले हम पॉजिटिव वर्क के लिए करते हैं। फॉर पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क में वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं कि वर्क डन किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर वर्क डन पॉजिटिव है, पॉजिटिव वर्क का मतलब है कि वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ना जीरो आएगी ना नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो मींस मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखता हूं कि वर्क डन की जगह मैंने कोई भी एक पॉजिटिव लिख दिया। पॉजिटिव मींस कोई भी पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4 कोई भी पॉजिटिव नंबर है, वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूं और किस तरह से लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी को पहले लिख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी कोई भी एक पॉजिटिव नंबर जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो। नाउ हम चेंज को हमेशा कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो हमारे पास के या इससे पहले एक स्टेप और देखते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से बड़ा होता है, ऐसा ही है ना। जैसे कोई भी पॉजिटिव नंबर सपोज करें, लेट्स से 11, 11 0 से बड़ा होगा। कोई और पॉजिटिव नंबर सपोज कर लें 1, वो भी 0 से बड़ा होगा। वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 से कोई बड़ी वैल्यू हुई होगी। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। ये वाला साइन ग्रेटर का होता है और ये वाला साइन लेस का होता है, यानी कि ये कह रहे हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर है, ज्यादा है 0 से ज्यादा है। नाउ चेंज को हम कैसे लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस के ई इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो ग्रेटर है 0 से। नाउ ये जो ये सिंबल होते हैं ग्रेटर या लेस के, ये सिमिलरली टू इज इक्वल्स टू कंसीडर किए जाते हैं। जो जिस तरह इज इक्वल्स टू बिहेव होता है सेम ये भी उसी तरह काफी हद तक उस तरह बिहेव होते हैं। ये एज इज इक्वल्स टू अगर सपोज करें हम, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ माइनस में ये वाली इस तरफ आके प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा के ई फाइनल इज ग्रेटर देन के ई इनिशियल। कि पॉजिटिव वर्क में फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। अब समझे क्यों, इसके रीजन भी समझना है, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं देखनी, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को भी समझना है। सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट था जो यहाँ पे था और इनिशियली ये पहले से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। अगर इस बात को याद रख ले किसी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। वेलोसिटी है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो होगी। ऑब्जेक्ट का मास भी सपोज कर लेते हैं 1 kg। सही। अब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है। आपने किया ये कि इसी डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर दी ऑब्जेक्ट पे और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं, या लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी फोर्स अप्लाई कर लिया आपने, फोर्स अप्लाई की और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ गई, ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू हुआ। लेट्स से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल है। मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट इनिशियली मूव कर रहा था 1 मीटर पर सेकेंड से, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, आपने इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दी, अप्लाई की, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ के 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। क्यों, वर्क डन पॉजिटिव है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या बन रहा है, ये रही फोर्स, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स की टेल्स मिला दूं, एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे वर्क डन क्या सा होता है, पॉजिटिव होता है।
पॉजिटिव वर्क डन में फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से ज्यादा होगी, ये भी देखते हैं कैसे। पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला या ऊपर देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं इस केस के लिए, तो हम कैलकुलेशन में हाफ m की वैल्यू 1 और v की वैल्यू भी 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 मल्टीप्लाई 1/2, आंसर आ जाएगा 0.5 जूल। नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर कैलकुलेट करें, इसके लिए फॉर्मूला तो सेम रहेगा, हाफ mv², और यहाँ क्या आ जाएगा हाफ m, मास तो कांस्टेंट है 1, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई 3 और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 1 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, देखें इनिशियल थी 0.5, फाइनल आई है 4.5। इसका मतलब जब भी पॉजिटिव वर्क होगा तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। नाउ सेकंड केस फॉर नेगेटिव वर्क, दोनों केसेस के लिए देखना है फॉर नेगेटिव वर्क। नाउ अगेन वही चीज, वर्क डन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, और नेगेटिव वर्क है इसका मतलब वर्क डन की इस बार वैल्यू माइनस में होगी, कोई भी वैल्यू हो माइनस में होगी। तो हम क्या करेंगे, वर्क डन की जगह लिख दिया नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, -1 -2 -1.5 कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ना वही सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, इसको रीअरेंज करते हैं, हमारे पास आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कोई भी नेगेटिव नंबर है। नाउ नेगेटिव नंबर 0 से बड़ा होता है या छोटा होता है? हमेशा जो नेगेटिव नंबर है वो 0 से छोटे होते हैं। जैसे मैंने यहां बताया था कि पॉजिटिव नंबर 0 से हमेशा बड़े होते हैं, तो मैंने ग्रेटर देन 0 कर दिया था। नाउ नेगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटे होते हैं, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि वो लेस देन 0 होगी? इस बार नेगेटिव होने का मतलब है कि वो 0 से कम ही होगी, कुछ भी हो 0 से कम होगी। और चेंज को कैसे लिख सकते हैं हम, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, जो लेस देन 0 है। नाउ माइनस वाली चीज इस तरफ आके प्लस हो जाएगी, के ई फाइनल इज लेस देन के ई इनिशियल। इसका मतलब जब नेगेटिव वर्क डन होगा तो ऑब्जेक्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। इसको ना, ये जो अगर आपको ये याद नहीं रहते ये वाले सिंबल, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिस तरफ इसका फेस ओपन होगा, ये वाली साइड, ये वाली, ये हमेशा ग्रेटर की साइड होती है, और जिस तरफ क्लोज होगा वो लेस की साइड होती है। जैसे यहां देखें, ग्रेटर वाली साइड कौन सी है, ये वाली, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इनिशियल से। सेम यहां है तो ग्रेटर वाली साइड ये वाली है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस बार ज्यादा है फाइनल से। तो इसको हम, अभी तो हमने थ्योरेटिकली देखा, इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल की है। अगेन ऐसे ही एक डायग्राम लेते हैं, और लेट से ऑब्जेक्ट इस बार ऐसे है यहाँ पे और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन ऊपर बना रहे, और वेलोसिटी वही सेम 1 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट का मास भी वही लेते हैं 1 kg। ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा था, ये डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की मोशन की है। आपने किया ये कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो कैसे है, ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में, आपने डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई कर दी, कुछ ऐसे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या बना, देखें, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये फोर्स वेक्टर, नहीं फोर्स वेक्टर, टेल्स मिलेंगी, एंगल क्या आ जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब आप बताएं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ जाएगी इस केस में या कम होगी? लेट से ऐसे देखें, मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ 1 मीटर पर सेकंड से, किसी ने आगे से मेरे ऊपर फोर्स लगा दी, मेरी वेलोसिटी कम हो जाएगी, पॉसिबल है मैं रुक जाऊं, और पॉसिबल है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाऊं। लेट से फोर्स जब लगाई तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो गई 0.5 ले लेते हैं, 0.5 मीटर पर सेकेंड, जो कि फाइनल होगी। देखिए इस बात को समझे, मैं ऐसे मूव कर रहा था, सामने से किसी ने मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई की, अब मेरी वेलोसिटी कम हो गई, तो इनिशियली 1 मीटर पर सेकंड थी, बाद में हमने सपोज किया 0.5 हो गई, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे,
इनिशियल तो यही आएगी, जब वैल्यूज सेम है तो इनिशियल 0.5 ही आएगी। फाइनल क्या आ जाएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ, या हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम की वैल्यू 1 और v 0.5, 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा 0.25 इंटू 1, 0.25 डिवाइडेड बाई 2, 0.125 जूल। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी और इनिशियल क्या होगी? 0.5। तो इस बार वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई या कम हो गई? 0.5 बड़ी वैल्यू होती है, 0.125 छोटी वैल्यू होती है। इनिशियल वैल्यू ज्यादा है, फाइनल कम है। तो इसका मतलब जब भी नेगेटिव वर्क डन होगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी इनिशियल से। आप इनको वैल्यूज को यहाँ रख भी सकते हैं। फाइनल क्या आई है? 0.125, जो लेस है किससे? 0.5 से। तो ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे इनिशियल थी 0.5 जो कि कम थी किससे? 4.5 से। तो ये आपके पास वेरीफाई भी हो रही है साथ साथ। तो इसको एक बार रिपीट करते हैं। जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम में पॉजिटिव वर्क डन होगा तो ऑब्जेक्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी। इसी का अपोजिट, जब वर्क एनर्जी थ्योरम में नेगेटिव वर्क डन होगा तो ऑब्जेक्ट की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमारा सेल्फ असेसमेंट का सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है, आप इसको नोट कर लें, देन हम मजीद आगे करते हैं। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन और इसमें कहा जा रहा है, इज द वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड फॉर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस और डज इट अप्लाई टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एज वेल? तो आपको यहाँ समझना होगा कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा है, ऐसे ही एक फील्ड होती है जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। क्या होती है? कंजर्वेटिव फील्ड। अब कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है? कंजर्वेटिव फील्ड एक ऐसी फील्ड यानी एक ऐसी स्पेस या रीजन होती है जहां पे वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, यानी कि वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे सपोज करें कि यहाँ पे एक स्पेस या रीजन है जो एक कंजर्वेटिव फील्ड है और यहाँ पे दो पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। हमें पॉइंट ए से बी जाना है। एक तो ये हो सकता है हम डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाए, ये भी हो सकता है कि हम किसी और पाथ से होते हुए लाए बॉडी को, यहाँ से ले आए, यहाँ से लेते हुए यहाँ से ऐसे करके यहाँ ले आए। पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। अच्छा, हुआ क्या कि हम डायरेक्टली ऐसे आ गए या किसी और पाथ से आ गए, हर केस में जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। जो वर्क डन होगा वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रहा होगा, जो पाथ फॉलो किया उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। ऐसी फील्ड हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड्स होती है। और दूसरा कि सपोज करें कि हमने वर्क डन ए से स्टार्ट किया करना और ए पे वापसी आ गए, तो इस बार वर्क डन 0 होगा। दो कंडीशंस हैं, एक वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि बस इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा हो, और दूसरा कि एक क्लोज पाथ यानी एक ऐसा पाथ जिसमें हम इनिशियल से मूव करें और वहीं वापसी आ जाए, वहां वर्क डन 0 हो। तो ऐसी फील्ड हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड होती है। और हमने इसका चैप्टर 5 में कंप्लीट प्रूफ देखा हुआ है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। नाउ कंजर्वेटिव फील्ड में जो हमारे पास फोर्सेस आती हैं वो फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है और ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स कौन सी आ जाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होगी। दोनों को रिलेट करें, कंजर्वेटिव फील्ड जहां पे वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, और कंजर्वेटिव फील्ड में जो फोर्स आएगी वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगी। और ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है और उसमें जो फोर्स आती है ग्रेविटेशनल फील्ड में वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो क्या होगी? कंजर्वेटिव फोर्स होगी। नाउ सपोज करें कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अर्थ के अराउंड है और यहाँ पे हम जिस सरफेस ऑफ अर्थ है सपोज करें, तो ऑब्वियसली यहाँ जो फील्ड होगी वो कंजर्वेटिव फील्ड होगी। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में और नॉन कंजर्वेटिव एक फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव भी होती है। जैसे फ्रिक्शन है वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड का पार्ट नहीं होता फ्रिक्शन। तो हम जो ये सरफेस है इसे फ्रिक्शनलेस सपोज करते हुए करेंगे। यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और इसके ऊपर
इनिशियली ये मूव कर रहा था, ये स्टेशनरी था, इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की, ये मूव करना शुरू हो गया, तो क्या हुआ, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, जो वर्क डन हुआ है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सेम वही पहले वाली बात, तो जो वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फील्ड में वो सिंपल डायरेक्टली वैसे ही आएगा जैसे हमने पहले किया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। कंजर्वेटिव फील्ड में तो वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड होता है, क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में भी होगा? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड मीन एक ऐसी फील्ड, जैसे सपोज करें कि अब नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ ये फील्ड है, अगेन पॉइंट ए और पॉइंट बी, ए से भी हम डायरेक्टली आए, वर्क डन कुछ आया, ए से भी हम किसी और पाथ से, वर्क डन चेंज हो गया। ऐसी फील्ड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स होती है। और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स में जैसे फ्रिक्शन जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब सपोज करें कि एक सरफेस है, जहां हमने ऑब्जेक्ट को रखा और फील्ड ग्रेविटेशनल है, लेकिन हमने इसके अंदर एक फ्रिक्शनल फोर्स ऐड कर दी जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ताकि हमारी फील्ड नॉन कंजर्वेटिव बन जाए। अब हमने क्या किया, फ्रिक्शन क्या करते हैं, बॉडी की मोशन को अपोज करता है। जैसे मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। तो हमारे पास क्या होगा कि लेट सपोज फोर्स हमने ऐसे लगाई, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही कवर कर रहा होगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री। तो हमारे पास क्या होगा कि एंगल 0 डिग्री आ गया, लेकिन हमारे पास ये होगा कि जब हम फोर्स ऐसे लगा रहे हो, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स है जो बॉडी की मोशन को अपोज कर रही है, वो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट लगेगी, ऑब्जेक्ट की मोशन के अगेंस्ट लगेगी। तो अगर आप देखें इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या बन रहा है, ये फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट एंगल 0 डिग्री पॉजिटिव वर्क, लेकिन इस फोर्स ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन दोनों हो रहे होते हैं। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो वैलिड तो होगा, लेकिन हमें जो फर्क होगा वो ये होगा कि हमें वर्क डन, नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन लिखना पड़ेगा, यानी कि जितने भी तरह के वर्क डन होंगे वो सारे ऐड करेंगे हम, और वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट के यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं था, डायरेक्टली वर्क डन कंजर्वेटिव फील्ड में क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। यहाँ पे वर्क डन एक से ज्यादा होंगे, एक वर्क डन जो मेरी फोर्स करवा रही है वो पॉजिटिव वर्क होगा, एक वर्क डन अपोजिटली फ्रिक्शनल फोर्स करवा रही है, अपोज कर रही है, तो वो वाला वर्क डन भी आ गया। हो सकता है यहाँ एयर फ्रिक्शन हो, उसका भी एक वर्क डन अगेंस्ट आ गया हो। तो हमें सारे वर्क डन को ऐड करवाएंगे, नेट वर्क डन लेंगे, वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट के। तो हमारे जो कंक्लूजन है वो ये है कि वर्क एनर्जी थ्योरम या काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कंजर्वेटिव फील्ड में भी अप्लाई होगा और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में भी एप्लीकेबल होगा, बस छोटी छोटी कंडीशंस चेंज हो जाएगी। तो यहाँ के हमारे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं खत्म। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।